हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th में लेकर के आए हैं हिस्ट्री। आज सैटरडे है तो चलते हैं। आज डेट कितना है? डेट हो गया 4 चौथा महीना और 2026। क्लास 9th में हिस्ट्री यानी इतिहास, फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर 1, इसका एक पार्ट पहले छोड़ दिया गया है। अब लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। पहले फ्रांस में मुद्रा क्या चलता था? लिब्रे। अब उस चीज को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। कब? 1794 ईस्वी में। ठीक, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद स्टेट, क्रांतिपूर्व। कौन क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। यह क्रांति क्या है? किसी भी व्यक्ति को, स्टेट को क्रांति जब होता है उसमें किसी भी व्यक्ति को मान सम्मान दिलाता है ना, और उसे उस चीज को अधिकार पाने के लिए कोई भी क्रांति करता है। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। तो चलते हैं तीसरा में, क्या है? पादरी वर्ग, है ना। अब देखिए, पादरी वर्ग में चर्च के विशेष, कोई भी आदमी चर्च रहता है ना, जहां देखते हैं चर्च में जाता है आदमी, लोग क्या करता है? उसी को कहते हैं पादरी। चर्च के विशेष कार्यों की करने वाले व्यक्तियों का समूह है, उसे क्या कहते हैं? पादरी वर्ग। कोई भी चर्च होगा ना, उसमें बहुत सारा व्यक्ति रहते हैं, उसमें कार्य करने वाला जो व्यक्ति रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? पादरी वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब पूरा समूह। ठीक, उसके बाद क्या है? टाइद, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला क्या? कर। यह कर कृषि उपजों के द्वारा 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइद क्या है? चर्च द्वारा जो लगाया जाता है ना कर किस पे लगाया जाता है? कृषि पर। कितने हिस्से? 10वें हिस्से। उस चीज को क्या कहा जाता है? के बराबर होता है। अब है टाइल, सीधे राज को अदा किए जाने वाला कर, डायरेक्ट वो राज को अदा कर देगा। क्लियर? उसी चीज को कहा जाता है टाइल। सीधे राज को अदा किए जाने वाला क्या है? कर है। कर जिसको टैक्स बोलते हैं। उसके बाद जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीविका रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? जीविका। अब मान लिया आप कोई भी जीविका अर्जन करते हैं, है ना, अब वो स्थिति न्यूनतम, कम से कम वो भी चीज खतरा में पड़ने लगेगा, जीने लायक नहीं बनेगा, उस चीज को क्या कहते हैं? जीविका। अब देखिए क्या है? अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं। अक्सर हम लोग भाषा में यूज करते हैं बेनाम, लेकिन यहाँ क्या दिया है? अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं। नहीं बोलते हैं इसका नामे नहीं पता है, अनाम उसको कहलाते हैं। लेकिन हम लोग भाषा के यूज में क्या करते हैं? बेनाम, है ना। लेकिन वो चीज अब नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अनाम। क्लियर? अब चलते हैं जीने का संघर्ष, है ना। जीविका कम से कम रहेगा। कोई भी आदमी, यदि आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कोई भी चीज, सोचता है कि जीने का हम लोग संघर्ष करें। ये पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति आए हैं, जितने भी मनुष्य आए हैं, वो चीज वो कहता है जीने का संघर्ष। अब देखिए, फ्रांस की जनसंख्या, ध्यान से समझना, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में, यानी 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी। अब देखिए, फ्रांस की जनसंख्या कितना था? 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 8 करोड़। और परिणाम, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेज हो गया। अब देखिए अनाज, अब मान लो कभी कभी ये देखे होंगे कि अनाज पैदावार कम होगा और जनसंख्या ज्यादा रहेगा, तो वहां स्थिति कैसी उत्पन्न हो जाती है? भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पता है ना। अब देखिए, इसीलिए अधिकांश लोगों की मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि होने लगी। अब मान लो अनाज उत्पादन हुआ, उन लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए था? पाव रोटी। पाव रोटी मतलब समझे? रोटी। क्या? रोटी। अब देखिए, उसकी अचानक कीमत में वृद्धि होने लगेगा। जिसकी दाम 10 रुपया है, अचानक उसकी दाम बढ़ करके 30 रुपया हो जाएगा। तो क्या आम आदमी उसको परचेज कर पाएगा? क्या उसको खरीद पाएगा? बोला इसका दाम बहुत बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में आदमियों के पास क्या होगा? भूखे रहने के लिए,
है ना। जब भूखा रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, भूखमरी होगा। तो चलते हैं, अधिकांश कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। बहुत सारे व्यक्ति क्या होते थे, कारखाना में क्या करते थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी मतलब मेहनत करके पैसा कमाते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। मजदूरी वो लोग नहीं, अभी जैसे वर्तमान समय बोलिएगा नहीं हम 500 रुपया लेंगे, 600 रुपया लेंगे, तभी ऐसा नहीं था। उन लोगों को मालिक तय करता था इन लोगों को मजदूरी हम कितना दे। अब ये नहीं मुंह बोली है कि हम 500 रुपया लेंगे तब काम पर जाएंगे, पहले ऐसा नहीं होता था इस तरीके से। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। देखिए सब चीज महंगाई के अनुरूप बढ़ रहा था, लेकिन मजदूरी बढ़ रहा है महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ रहा है। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। जैसे मान लो कौन गरीब है कौन अमीर है, दोनों के बीच में खाई। जैसे मान लो यहाँ अमीर है और यहाँ गरीब है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, खाई। खाई अर्थ होता है बीच में दूरी होने लगती है, अमीर आगे होने लगता है और गरीब नीचे चले जाने लगता है। दोनों के बीच में क्या होता है, खाई उत्पन्न होने लगता है। इसका अर्थ होता है दूरियां बढ़ने लगती है। अधिक से अधिक सूखे या ओले के प्रकोप के पैदावार भी गिर जाते। कभी कभी फसल जब बोइएगा तो सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा, कभी कभी ओलावृष्टि गिरने लगेगा, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगेगा, फसल क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा और मजदूर लोग और गरीब होते जाते। इसीलिए इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। क्या हो जाता है, रोजी रोटी संकट पैदा हो जाता है। रोजी रोटी मतलब समझे, आपको रोज खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, है ना। जैसे भात दाल रोटी तरकारी सब्जी ये सब चाहिए ना, तो उसका क्या होगा, संकट पड़ने लगेंगे यानी कम मिलने लगेंगे। ऐसी जीविका संकट कहलाता है। इसी चीज को क्या कहलाता है, जीविका संकट। और प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे ये बात। ये फ्रांस में ये चीज है ना बहुत आम बात था, जीविका संकट। आदमियों को खाने के लिए लाला पड़ जाते थे, यानी उस चीजों को कमी पड़ जाते थे। कोई भी चीज का अचानक दाम बढ़ जाएगा, क्या गरीब लोग उस चीजों को खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। अमीर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीबों के लिए यदि 2 पैसा 10 पैसा या 1 रुपया यदि बढ़ जाए तो उसको बहुत अखरता है। ये मायने है ना, ये चीज मायने रखता है। अब देखिए उसी में क्या है, अब देखिए उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकार को अंत कर कल्पना की। अब देखिए मध्य वर्ग, ऊपर में अमीर बीच में गरीब और नीचे में गरीब और बीच में कौन रहते हैं, मध्य वर्ग, है ना, मिडिल ऑर्डर के व्यक्ति। अब देखिए पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर रहे थे। जैसे कर बढ़ा रहा था, जैसे यहाँ कर के बारे में बताएं 10वें हिस्से, ये कर बढ़ रहा है, कर बढ़ रहा, तो ऊपर से अकाल है, ऊपर से फसल उत्पादन नहीं होता है और ऊपर से क्या कर दिया जाता है, और टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कर बढ़ा दिया जाता है। वो लोग और चिंतित होने लगे, कौन, मजदूर वर्ग। इस तरीके से, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। वो लोग अपनी स्थिति को बदलने के लिए उन लोगों के पास क्या था, साधन नहीं था। ए लड़का सुनो, साधन नहीं था, ध्यान से। और ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के थे। कितने स्टेट के, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्टेट बताए ना। इसके बारे में समूह ने उठाया जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते। अब मान लीजिए आप लोग पढ़िएगा लिखिएगा शिक्षित हो जाइएगा, एजुकेशन ले लीजिएगा, तब ना किसी नए व्यक्तियों के विचारों में आइएगा, तब ना कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। जीविका क्या होगा, बहुत खराब स्थिति होगा। उसके बाद के 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा। कब, मध्य वर्ग का उदय कब हुआ, 18वीं शताब्दी में, ठीक। और जिसे फैलते समुद्र व्यापार और ऊनी तथा रेशम वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ये लोग व्यापार करने लगे समुद्र पार। एक जैसे मान लो एक समुद्र से दूसरे समुद्र, अब मान लो बीच यहाँ रास्ता है, बीच में समुद्र है, इस पार से उस पार जाएंगे तब ना समुद्र पार हुआ। अब देखिए क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, किस चीज का, रेशम का व्यापार करने लगे और उसके बाद क्या करने लगे, संपत्ति अर्जित करने लगे।
ऊनी और रेशम कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोगों को उसे क्या करते थे, खरीद लेते थे। मजदूर लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार में तो कोई आदमी समाज में यदि पैसे वाला है तो उस चीज को क्या करते थे, वो खरीद लेते, या नहीं तो वो लोग समुद्र पार व्यापार करते थे। क्लियर बात। तो आगे चलते हैं। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों, तीसरे स्टेट में कौन था, सौदागर। सौदागर किसे कहते हैं, व्यापारी को, है ना, जो व्यापार करता है, कोई भी चीज खरीद करके बेचता। मान लिया कभी कभी आप लोग कोई शहर में चले जाइए, वहां से वो चीज शहर से लाता है और गांव में बेचता। कोई कोई क्या करता है, गांव से खेतों में जो चीज फसल उत्पादन होता है उसको लेकर ले जाकर के कहाँ बेचता है, शहरों में बेचता। यही प्रक्रिया है। इस तरीके से तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। प्रशासनिक भी था। प्रशासनिक मतलब कौन, जैसे पुलिस सब आ गया, ये प्रशासनिक विभाग हो गया। प्रशासनिक विभाग में आप देखिए वकील सब भी शामिल थे, क्या बोलते हैं, कोर्ट कचहरी। इस तरीके से ये सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार होने चाहिए। अब देखिए जन्म से अधिकार, ये कोई बात है, जन्म से किसके पास अधिकार होना चाहिए, ये उस समय बोल रहा था। अब किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उनकी योग्यता ही होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के पास यदि कोई सामाजिक अधिकार है तो उनके पास क्या होना चाहिए, योग्यता। योग्यता मतलब पढ़े लिखे होना चाहिए। और स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यों जाक रूसो द्वारा दार्शनिक ने दिया था। इसे कहा जा ने प्रस्तुत की और टू ट्रायल ऑफ गवर्नमेंट में प्रस्तुत किया गया। लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों को सिद्धांत का खंडन किया। अब देखिए राजा लोग के पास क्या होता था, हमें देवी शक्ति प्राप्त। देवी मतलब समझे, जैसे मान लो कोई देवी देवता उन पे सवार रहता है, कहता हमें देवीय शक्ति है ना। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। जनता और सरकार के बीच में प्रस्ताव रखा, यानी अपनी बातों को उसके सामने रख डाला और कहा कि द स्प्रिंग ऑफ द लॉज नामक रचना के सरकार के अंदर विधायकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात की गई। आप लोग को पॉलिटिकल में बताएं, विधायपालिका, कार्यपालिका है ना, और न्यायपालिका, तीनों के बीच में क्या होता, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 19 उपनिवेशों ने ब्रिटिश से खुद को आजाद घोषित करा दिया। अब देखिए अमेरिका के पास में जो था ना, वो ब्रिटिश अधिकारी सब तक कितने थे, 13, उस चीज को क्या कर दिया, वहां आजाद करवा दिया। और इसीलिए वहीं इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता। अब देखिए ये भी बात कहा गया है कि सबसे पहले संविधान कहाँ बना, तो अमेरिका में बना। और अमेरिका में संविधान बन जाने के बाद क्या बोला कि फ्रांस में भी वैसा होना चाहिए। कौन बोला, वहां के जनताओं ने। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउस ऑफ सेलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। अब मान लो कोई भी आदमी है, बैठक बुला लिया गया, वहां 10-15 या 10-20 भी हो सकता है, या 100-50-150 वहां उस अनुसार से उपस्थित होते हैं और वो आपस में क्या चलते हैं, बहस चलते हैं। बहस मतलब क्या चीज लागू करना है और क्या चीज नहीं लागू करना है। और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अब मान लो अभी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पुस्तकों के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा। अभी तो अलग जमाना आ गया है ना। तो उस जमाने में क्या होते थे, तो पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा क्या होते थे, प्रचार प्रसार करते थे। इस तरीके से पुस्तक एवं अखबारों के लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। जैसे मान लो कोई भी आदमी पढ़ नहीं सकता, उसको पढ़ने के लिए यदि अखबार दे दिए, क्या वो पढ़ पाएगा। कभी कभी किसी व्यक्तियों के पास चिट्ठी आता है, कहता है इसको पढ़ करके थोड़ा सुनाइए, तो समझ लेगा वो कौन आदमी, अनपढ़ आदमी।
जो पढ़ा लिखा वही पढ़ पाएगा। इसीलिए कभी कभी गोष्ठी होती थी, कभी कभी सम्मेलन होता था, तो उसमें क्या करते थे, अखबारों को जोर जोर से पढ़ा जाता था कि अनपढ़ आदमी उसको सुन सके और समझ सके। क्लियर बात? इस तरह से उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर हुई। अब देखिए लुई 16वां है ना, लुई 16वां क्या किया, राज्य में जो खर्चा हो रहा था ना, उस चीज को और बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। किसके ऊपर? जनताओं के ऊपर। इसीलिए और विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। उसके बाद आता है क्या, यहीं तक इसमें दिया गया, इसका दूसरा पार्ट में दिया गया है चैप्टर 2 में, क्रांति की शुरुआत। आखिर ये फ्रांसीसी क्रांति आखिर शुरू क्यों हुआ है ना, इसके बारे में मुख्य मुख्य बातें इसमें लिखा दिए गए हैं। इस चीज को नोट कर लीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।